गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थंबनेल देखकर आप लोग जानिए गए होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 हिस्ट्री पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग हमारे पिछले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो बनाए थे जो 1 आवर का हुआ था, यानी 1 घंटा का था, जो लंबा वीडियो था। अब हम केवल लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम के दृष्टि से लघु उत्तरीय प्रश्न थंबनेल देखकर पता चलिए रहा है। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हेडिंग में कि इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था, यानी मेजनी के बारे में हम लोग को जानना है, जिसमें शुरुआत करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था, मेजनी के बारे में पूछ रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेजनी इटली का निवासी था, ठीक है। तो सबसे पहले मेजनी के बारे में जानना है। मेजनी का पूरा नाम तो जोसेफ मेजनी था, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। योग्य का मतलब लायक था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की गठन की। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। जैसा कि ऑब्जेक्टिव में हम बता रहे थे, ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव बनते हैं। तो पहले भी बताए थे हम ऑब्जेक्टिव में कि इन्होंने यंग इटली नामक संस्था का गठन 1831 ईस्वी में और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन 1834 ईस्वी में किए थे। इनका संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी से। तो आएगा कि मेजनी कौन था, मेजनी के बारे में लिखना होगा। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। गणतांत्रिक का मतलब यानी जिसमें जनता का शासन हो। गण का मतलब होता है जनता, तांत्रिक का मतलब शासन, यानी गणतांत्रिक विचारों का समर्थन, यानी लोकतंत्र के विचारों का समर्थक करता था। कौन? मेजनी। तो क्या कहेंगे हम लोग, फिर रिपीट कर देते हैं कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की गठन की। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था, यानी कि मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनरी से। ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ाए थे उस टाइम। तो ठीक है, मेजनी कौन था लिखा जाएगा कि मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति का मतलब लायक था, उसके लायक था। इन्होंने 1831 ईस्वी में इटली का एकीकरण करने के लिए ही 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किए थे। इनका संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी दल से। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, जो आपको दे भी दिए हैं कि 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें दिया है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। देखिए वियना कांग्रेस का है चाहे वियना सम्मेलन का है, बात एक ही है। तो आप लोग जानते हैं कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। उसी में एक सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। तो कह रहा है कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो नेपोलियन के द्वारा इटली में लोकतंत्र स्थापित करने का पुनः प्रयास किया गया था। तो जब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जो वियना सम्मेलन किया, उसका उद्देश्य यही था कि पुनः जो कि क्या किया जाए, राजतंत्र स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो इसीलिए वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया चांसलर के अध्यक्षता में जो कि स्थापित की गई थी, यानी वही बुलाया गया था 1815 ईस्वी में। तो देखिए पढ़ेंगे हम लोग कि वियना कांग्रेस या सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गणतंत्र का विरोध, वहीं जो नेपोलियन इटली के अंतर्गत गणतंत्र
स्थापित करना चाहता था, तो वहीं वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गणतंत्र का विरोध करना है और राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था। पहले भी आप लोग को बताए हैं कि वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक चाहता था कि गणतंत्र का क्या करें हम विरोध, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा वहां पर गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो वही कह रहे कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था। यानी वहां पर नेपोलियन के द्वारा प्रयास किया गया था कि गणतंत्र को स्थापित किया जाए। तो वही कह रहा है कि गणतंत्र का विरोध करना यानी वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की अध्यक्षता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गणतंत्र को क्या कर दें, गणतंत्र का विरोध कर दें, ठीक है, गणतंत्र का विरोध करें और राजतंत्र को पुनः स्थापित करें। यह सम्मेलन लिखा गया है आगे कि यह सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। पहले भी बताए हैं, इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। तो कन्फर्म है एकदम बढ़िया से आप लोग समझ गए कि वियना कांग्रेस कहे चाहे वियना सम्मेलन कहे, वियना सम्मेलन कहे चाहे वियना कांग्रेस का इसका उद्देश्य क्या था। तो इसको आसानी से एकदम लिख देना है कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि गणतंत्र का विरोध करके आप पुनः राजतंत्र क्या कर दें, स्थापित कर दें। यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में कोई गई थी। इसकी अध्यक्षता यानी इसका हेड कौन था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। लिख लीजिएगा आराम से बढ़िया से एकदम। देखिए एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो कहेंगे कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था। यह सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वही क्वेश्चन रिपीट किया कि वियना संधि या वियना सम्मेलन द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। यानी जब वियना सम्मेलन हुआ उसके द्वारा क्या परिवर्तन लाए गए। तो वहीं नेपोलियन के द्वारा इटली के अंतर्गत, ठीक है, इटली के अंतर्गत क्या किया गया था कि गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो वहीं कह रहा है कि वियना संधि यानी वियना सम्मेलन द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। यानी वियना सम्मेलन द्वारा पुनः परिवर्तन क्या लाया गया, क्योंकि नेपोलियन तो गणतंत्र स्थापित करना चाहता था इटली में। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहीं पर मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था उसकी अध्यक्षता में की गई थी। उसका उद्देश्य यही था। तो यही भी करे कि लाए गए परिवर्तन, तो वहाँ पर तो गणतंत्र स्थापित करना चाहता था नेपोलियन, लेकिन अब इसके द्वारा परिवर्तन क्या लाया गया, यानी वियना सम्मेलन द्वारा क्या परिवर्तन लाया गया। तो वहीं गणतंत्र को क्या किया गया, खत्म किया गया, यानी उसका विरोध किया गया और पुनः राजतंत्र स्थापित किया गया और बूर्बो वंश के लुई 18वां को पुनः जो कि फ्रांस का राजा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिसे पढ़ेंगे हम लोग इसमें। चलिए हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित में है, जो एक से अधिक है, निम्नलिखित में है। पहला कह रहा है कि पॉइंट वाइज देकर बनाए हैं, जो कि ऐसे लिखने पर जब अनेकों परिवर्तन लाया गया हो तो उसको पॉइंट वाइज लिखने पर बढ़िया नंबर मिलता है, एग्जाम में अच्छा नंबर मिलता है। कह रहा है कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया गया, अर्थात फिर से राजतंत्र स्थापित किया गया। यानी वियना सम्मेलन द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन, जो कि नेपोलियन के द्वारा कोशिश किया जा रहा था कि गणतंत्र स्थापित हो जाए, तो वहीं वियना सम्मेलन द्वारा लाए गए परिवर्तन क्या था कि वियना सम्मेलन द्वारा परिवर्तन यानी फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया गया, यही परिवर्तन हुआ, जो कि पहले था लेकिन बाद में नेपोलियन वहां पर गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे। तो वहीं फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया गया, अर्थात फिर से राजतंत्र स्थापित किया गया। फिर आगे है पॉइंट वाइज कि फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर, यानी लुई 18वां जो कि बूर्बो वंश का ही था, फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा। आगे कह रहा है कि इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया।
जैसा कि आप पहले भी बताए हैं कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। तो वहीं इसके द्वारा यानी वियना सम्मेलन के द्वारा क्या मुख्य परिवर्तन किए, तो सबसे पहला कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था ही लागू की, अर्थात पुनः राजतंत्र स्थापित कर दिए। उसके बाद फ्रांस में बुर्बो वंश के पुनर्स्थापना करके लुई 18वां जो बुर्बो वंश का ही था उसको फ्रांस का राजा बना दिया गया, यही परिवर्तन लाया गया। इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया, यानी वियना सम्मेलन के द्वारा यही सब परिवर्तन लाए गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया है। अब बताइए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में, जैसा कि पिछला भी क्वेश्चन में हम आपको बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट नहीं होगा, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वियना सम्मेलन द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे, समझ में आ गया बढ़िया से कि वियना सम्मेलन द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन अनेकों थे, जो कहाँ है, निम्नलिखित में। सबसे पहले क्या लिखेंगे पॉइंट बनाकर कि वियना सम्मेलन के द्वारा परिवर्तन यही लाया गया कि पुनः पुरातन व्यवस्था लागू किया गया जो पहले था, लेकिन नेपोलियन के द्वारा परिवर्तन करके गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो वहीं इसमें बताए भी हैं कि फ्रांस में जो कि पुरातन व्यवस्था स्थापित किया गया अर्थात राजतंत्र स्थापित किया गया। फिर उसी में फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना करके लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। फिर इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में क्या कर दिया, विभाजित किया, जिससे कि इटली का एकीकरण ना हो सके। तो चलिए बताइए, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन की 2 उपलब्धियां को बताइए। वहीं लगभग पिछला क्वेश्चन से ही ये संबंधित है, एग्जाम में पूछा गया है 2021 में कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन 2 उपलब्धियों को बताइए, यानी वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियों को क्या करिए, बताइए। तो देखिए फर्स्ट बार यही लिखे गए हैं कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन के 2 उपलब्धियां निम्नलिखित में है। यानी पहला क्या थी कि वियना सम्मेलन द्वारा यही किया गया कि गणतंत्र को खत्म करके और पुरातन व्यवस्था यानी राजतंत्र स्थापित किया गया, पहला लिख सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं कि दूसरा में यह भी लिख सकते हैं कि इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया। उसमें आगे ये भी लिख सकते हैं कि फ्रांस में जो कि बुर्बो राजवंश के यानी बुर्बो वंश के लुई 18वां को क्या बनाया गया, फिर फ्रांस का शासक बनाया गया। तो देखिए इसमें पहला में दिए हैं हम कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां कहाँ है, निम्नलिखित में है। फर्स्ट में लिखे हैं पहला नंबर। इसमें जब देखिए जब अगर पूछ दे कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, जब भी संख्या का नाम दे दे तो आप लोग यहाँ पॉइंट का प्रयोग न करें, 1 या 2 कहीं ऐसे ही 1 2 का प्रयोग करें। और जब कहे कि यहीं पर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के कुछ उपलब्धियों का नाम बताएं तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। लेकिन जब नाम दे दिया है 2 तो हम देखिए कहें कि पहला और दूसरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया गया, ये वियना सम्मेलन की 2 उपलब्धियां थी, अर्थात फिर से राजतंत्र स्थापित करके लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। पिछला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि वहीं वियना कांग्रेस का उपलब्धियां क्या थी, यानी वियना कांग्रेस द्वारा क्या परिवर्तन लाए गए। तो वहीं इसमें भी है कि वियना कांग्रेस की उपलब्धियां बताइए। तो उपलब्धि यही था कि फ्रांस के अंदर पुनः पुरातन व्यवस्था लाया गया अर्थात राजतंत्र लाया गया और राजतंत्र में स्थापित करके लुई 18वां को फ्रांस का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। अब कह रहे हैं इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया, ये उपलब्धि है उसकी, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन की 2 उपलब्धियों को बताइए। तो वहीं वियना सम्मेलन कब हुआ था आप लोग बता सकते हैं, 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। वह चाहता ही था कि पुनः फ्रांस, ठीक है, पुनः फ्रांस के अंतर्गत क्या आ जाए, राजतंत्र स्थापित हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। हाँ, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया गया अर्थात फिर से राजतंत्र स्थापित कर लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया। चलिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन के तरफ।
कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी एगो देश है, एकीकरण का मतलब होता है आज़ाद, यानी आज़ाद करने में। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। देखिए, कोई देश गुलाम रहता है तो उसको आज़ाद करने में कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। जैसे अब हम लोग कहेंगे कि भारत को आज़ाद करने में या भारत के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, तो आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड देश हमारे देशों को गुलाम बनाया था, ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक लोग कहते हैं। वहीं कह रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी कि ऑस्ट्रिया देश था, क्योंकि ऑस्ट्रिया इस पर क्या बनाया था, अपना अधिकार जमाया था, ठीक है। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं अनेकों थी, जो कहाँ है, निम्न में है। पहला में पॉइंट आज बताए हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, यानी सबसे बड़ा बाधक था यहाँ के ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। आगे कह रहे कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। देखिए, बहुत सारा राज्यों में विभाजित था, इसलिए लोगों को समझना, एकजुट करना बहुत मुश्किल होता था। फिर कह रहा है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी, यानी जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं अनेकों थी, जिसमें पहला क्या था कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी को अपना क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। फिर कह रहा है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। ये विभाजित होने के कारण लोगों को एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। आगे वह भी दिए हैं कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। राष्ट्रवाद के मतलब ही होता है अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव, यानी राष्ट्रवाद की क्या थी, कमी थी, लोगों में एकता की कमी थी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं अनेकों थी, जो कहाँ है, निम्न में है। पहला है कि पॉइंट वाइज कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। दूसरा है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसको एकत्रित करने बहुत मुश्किल होती थी। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना की क्या थी, कमी थी, यानी लोग अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव नहीं रख पाते थे, उतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपके स्क्रीन पर कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। दो गो देश है यह, इटली और जर्मनी। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का मतलब क्या होता है, आज़ाद करना, यानी आज़ादी में, ठीक है। आज़ादी में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। देखिए, एक क्वेश्चन अगर कहेंगे हम कि भारत के एकीकरण में या भारत को आज़ाद करने में इंग्लैंड की भूमिका क्या थी, तो आप सभी लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इंग्लैंड तो भारत को गुलाम बनाया था, अब जब तक से ना यहाँ से जाएगा तब तक से भारत आज़ाद नहीं होगा। तो वो वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन कर रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इटली एगो देश है, जर्मनी एगो क्या है, देश है, ऑस्ट्रिया भी एगो क्या है, देश है। ये दोनों देश पर, इटली और जर्मनी पर, ये दोनों देश पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का, यानी ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी पर अपना अधिकार जमाया था। तो जब अधिकार जमाया था, तो जब तक से छोड़ कर नहीं जाएगा तब तक से इटली और जर्मनी का एकीकरण होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वहीं लिखे हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक। दोनों देशों पर वो अपना अधिकार जमाया था। आगे कह रहे हैं कि इस दोनों देशों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, सही में, इटली पर भी और जर्मनी पर भी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया, लेकिन राष्ट्रवादी भावना और मजबूत हो गई। यानी वह क्या किया कि इस दोनों देश पर, इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को दबाने का कार्य कौन किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने, लेकिन दबा नहीं, और राष्ट्रवादी भावना और क्या हो गई, मजबूत हो गई। इसीलिए तो जोसेफ मेजनी, विक्टर इमैनुअल, काउंट कबूर और गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली पर से ऑस्ट्रिया का क्या किया, अधिकार समाप्त किया। फिर जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो प्रासा है, प्रासा के चांसलर कौन था, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने, जो कि अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर जर्मनी पर से ऑस्ट्रिया का अधिकार समाप्त किया, जिसके बाद इटली और जर्मनी का दोनों का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आया होगा आप लोगों को कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो बताए हैं कि इटली और जर्मनी के
एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा क्या था, बाधक था। इन दोनों देशों पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना, जो अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव उठ रहे थे, उसी भावना को दबाने का कार्य किया। लेकिन राष्ट्रवादी भावना और क्या हो गई, मजबूत हो गई, जिसके बाद जो कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। चलिए, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन जो कि लुई फिलिप किए थे। ठीक है, देखिए फ्रांस में क्रांति, इस चैप्टर में 3 प्रकार से पढ़ना है, 3 गो ही थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में, यानी 1789 ईस्वी में हुई थी। उस समय, ठीक है, उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। उस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16वां। लुई 16वां था। ठीक है, एक बार हुआ 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। उस समय फ्रांस में चार्ल्स 10वां था शासक, चार्ल्स 10वां। फिर एगो हुआ 1848 ईस्वी में। उस टाइम शासक था फ्रांस का लुई फिलिप। 3 गो फ्रांसीसी क्रांति इसमें पढ़ना है। तो वही कह रहा है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया। देखिए, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप के द्वारा किया गया था। लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। लुई फिलिप एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन गीजो घोर प्रतिक्रिया यानी कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। इसीलिए वह अपने विरोधी को, यानी लुई फिलिप के जो भी विरोधी थे, यानी उनका विरोध करते थे, उनकी आलोचना करते थे, उनको खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था। कौन, लुई फिलिप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, कह रहा है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया। इसमें 2 क्वेश्चन है कि किसने और क्यों किया। तो किसने किया था, तो लुई फिलिप। अब क्यों किया था, तो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया। क्वेश्चन कह रहा है ना कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया। तो किसने के जगह पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और क्यों के जगह पर ये सब हो जाएगा, ये वाला, कि अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया। अब आगे देखिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, यानी बढ़िया व्यक्ति था। इन्होंने 1840 ईस्वी में कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। यही जो कि 1840 में कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति गीजो को जो कि अपना प्रधानमंत्री बनाया था, यही एक अच्छा व्यक्ति नहीं थे। यह भी उदारवादी थे, लेकिन महत्वाकांक्षी थे, यानी अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया। तो आप लोग एकदम कम शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर में आएगा कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया था। लुई फिलिप एक उदारवादी व्यक्ति थे। इन्होंने 1840 ईस्वी में कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। कोई दिक्कत बोलिएगा, आप लोग अच्छा से लिख सकते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आराम से 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है यह कि जालवेरिन का गठन क्यों किया गया। आप लोग को ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाए थे तो उस टाइम बता रहे थे कि जालवेरिन एक व्यापारियों का संगठन है। इसकी स्थापना प्रासा, जो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य है, उसी में 1834 ईस्वी में की गई थी। 1834 ईस्वी में, ठीक है, बताए थे ऑब्जेक्टिव में कि जालवेरिन एक व्यापारियों का संगठन था। इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी। यह कहाँ की गई थी, तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रासा में। तो वहीं कह रहा है कि जालवेरिन का गठन क्यों किया गया। तो देखिए, इसमें हम लिखे हैं कि जालवेरिन का गठन 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए किया था।
एंड देखिए इस सेंटेंस को समझेंगे कि जलवेरिन का गठन 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने, यानी जर्मनी के व्यापारी जो लोग थे, आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए किया था। आर्थिक के मतलब रुपया पैसा, व्यापार असमानता का मतलब बराबर के लिए किया था, यानी सब लोग बराबर हो जाए, जिससे व्यापार में सुधार लाया जा सके। जलवेरिन का गठन जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रासा में की गई थी। ठीक है, तो वहीं पूछेगा क्वेश्चन में, एक बार फिर समझा देते हैं कि जलवेरिन क्या था? एगो व्यापारियों का संगठन था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1834 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? तो प्रसा में। ठीक है, तो इसका क्यों किया गया था गठन? तो अब इसमें बता रहे हैं हम कि जलवेरिन का गठन 1834 ईस्वी में जर्मन के व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए किया था, ताकि जो कि सभी व्यापारी लोग अपने रुपया पैसा में व्यापारिक में समानता ला सके, जिससे व्यापार में सुधार लाया जा सके। जलवेरिन का गठन जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा में की गई थी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन था यह। तो आज के लिए हम इतना ही। अब उम्मीद करते हैं अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जैसे इससे पिछला वीडियो था हमारा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का पढ़ाए थे। अब ये हमारा दूसरा वीडियो आया है। ठीक है, जो जिसमें कि हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि लेक्चर यहाँ पर 3 आएगा अगला वीडियो हमारा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।